हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर रिलीज किया है हमारा सेशन 2020-2021 के लिए, उसको हम सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तक हमने सॉल्व 3 तक सॉल्व किया था। यस, ऑप्शनल भी था तो टोटल 4 क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे चैनल पे नए आए हैं, अगर बच्चों आपको क्लास 10th के किसी भी टॉपिक में डाउट है, कोई भी चैप्टर नहीं आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का, अगर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए वीडियो फॉर्म में बच्चों, हर एक क्वेश्चन को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का कोई भी चैप्टर हो, वो आपको इस चैनल पे मिलेगा। प्लस आपको हर एक चैप्टर मैंने यहाँ पढ़ाया भी हुआ है। तो पिन कमेंट बच्चों चेक करें। पिन कमेंट में आप जब रीड मोड पर क्लिक करोगे तो पूरा क्लास 10th का आपका सिलेबस ओपन होकर आ जाएगा। ऊपर जो लिंक मिलेंगे वहां हमने चैप्टर को पढ़ाया हुआ है, वो आपको समझ में आ जाएगा। आप पिन कमेंट चेक करोगे, नीचे जो लिंक मिलेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मैं बार बार बोल रहा हूं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बच्चों वीडियोस देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। वहां बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपके छुपे हुए हैं। ठीक है, एक चीज और, अगर आपको इसके पहले के क्वेश्चंस चाहिए तो पिन कमेंट में ऊपर आपका साइंस सैंपल पेपर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक दिया है मैंने। साथ में आपका जो सीबीएसई ने मैथमेटिक्स का सैंपल पेपर लॉन्च किया है, ठीक है, उसका भी सॉल्यूशन मैं करा चुका हूं, उसका भी लिंक नीचे आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो प्लीज चेक द पिन कमेंट। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, व्हाई डज द सन अपीयर व्हाइट एट नून? सन दोपहर के टाइम आपको व्हाइट क्यों नजर आता है? ठीक है, तो देखिए इसका बहुत ही बेसिक सा आंसर है। जिन्होंने हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज देखी है, लेक्चर्स देखे हैं, उनको पता होगा कि नून के टाइम क्या होता है। देखिए सन यहां पर ओवरहेड पे होता है, ठीक है ना, ये देखिए ऐसे, ठीक, और ये मान लीजिए ऑब्जर्वर है, यहाँ ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये क्या है, देखने वाला बंदा है, ऑब्जर्वर। अगर आप मॉर्निंग के टाइम देखें तो मॉर्निंग के टाइम सन अगर यहाँ होता है हॉराइजन पे, और इवनिंग के टाइम सन यहाँ होता है हॉराइजन पे, ठीक है। तो जब सनलाइट आएगी तो ध्यान से चेक करो, मॉर्निंग के टाइम, ये मॉर्निंग है आपका यहाँ, ठीक है, और यहाँ पर है आपका इवनिंग, इवनिंग के टाइम सन यहाँ पे। तो ध्यान चेक करिए, मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम सनलाइट्स को यहाँ से ट्रेवल करना पड़ता है, ये देखिए ऑब्जर्वर तक, ठीक है, और इवनिंग के टाइम भी ये डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। लेकिन नून, ये नून है, दोपहर है, और सन हमारे ओवरहेड पे एकदम सर के ऊपर। तो अब ये देखिए सनलाइट्स को यहाँ से ऐसे ट्रेवल करना पड़ेगा। तो ध्यान से चेक करिए, जब सन ओवरहेड पे होता है, नून दोपहर के टाइम पे, दोपहर का 12-1 जब बज रहा होता है, तो सन हमारे ओवरहेड पे होता है, कि सन से जो लाइट रेज आएंगी उनको लीस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। देखो ये डिस्टेंस शॉर्टर है, बहुत छोटा डिस्टेंस है। अगर इस पॉइंट का नाम हम ए रखें, ऑब्जर्वर जहां पे उसका नाम ओ रखें, मॉर्निंग वाले पॉइंट का नाम एम रखें, और इवनिंग वाले पॉइंट का नाम ई रखें, तो ए से ओ तक डिस्टेंस लाइट को कम ट्रेवल करनी पड़ेगी, सबसे कम, और एम से ओ तक, यानी कि मॉर्निंग के टाइम जब ऑब्जर्वर देखता है तो लाइट को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है, बिकॉज सन हॉराइजन पे होता है, और शाम के टाइम भी सन हॉराइजन पे होता है। तो पॉइंट ई से ओ तक सनलाइट को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। जब सनलाइट ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी तो ज्यादा स्कैटर्ड होगी लाइट। और लाइट का कौन सा कंपोनेंट ज्यादा स्कैटर्ड होता है? क्लास में हमने पढ़ा है, ब्लू कंपोनेंट हमारा ज्यादा स्कैटर्ड होता है। तो ध्यान से चेक करिए, जब नून के टाइम, दोपहर के टाइम लाइट को कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, लीस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, तो लाइट की जो स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग मतलब लाइट का चारों डायरेक्शंस में थ्रोन आउट हो जाना, फैल जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग, ठीक है। तो नून के टाइम क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल कम कर रहा है लाइट, ठीक है, तो स्कैटरिंग भी कम होगी। स्कैटरिंग क्यों होती है बच्चों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, जो गैसेस, मॉलिक्यूल्स जो गैसेस के अवेलेबल हैं, उनसे लाइट जब इंटरेक्ट करती है तो चारों डायरेक्शन में फैल जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। खासकर लाइट का जो ब्लू कंपोनेंट है वो स्कैटर्ड हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब उसको शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, ये देखिए, तो लाइट का जो इंट्रैक्शन होगा एयर में, जो मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है उससे कम इंट्रैक्शन होगा। भाई चेक करो ना, आप मान लीजिए कहीं भीड़ लगी हुई है और आपको दूर तक जाना है, तो आप ज्यादा लोगों से टकराओगे, ठीक है। लेकिन अगर कहीं भीड़ लगी हुई है लेकिन आपको अगर छोटी दूरी तक जाना है, ठीक है, तो आपका इंट्रैक्शन लोगों से कम होगा, आप कम टक्कर खाओगे, वहां पे कम आप लोगों से टकराओगे। ठीक उसी तरीके से लाइट का इंट्रैक्शन जब वो छोटी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो एयर में मौजूद जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटमॉस्फेयर में मौजूद जो मॉलिक्यूल्स है, उससे लाइट का इंट्रैक्शन कम से कम होगा, इसलिए स्कैटरिंग लीस्ट होगी, थोड़ी बहुत होगी, यानी कि ब्लू कंपोनेंट हमारा कम से कम स्कैटर्ड होगा, ठीक है, और लाइट का लगभग सारा कंपोनेंट हम तक पहुंचेगा। लाइट में आपके 7 कलर होते हैं, विबग्योर, ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, विबग्योर, ये तो पढ़ा होगा सबने, विबग्योर, ठीक है, वॉयलेट, ब्लू, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सारे के सारे कंपोनेंट हम तक पहुंचेंगे। और 7 रंगों का ये जो कलेक्शन होता है, 7 कलर का कलेक्शन जब मिल जाता है तो वो व्हाइट लाइट होती है, यानी कि हम तक जो पहुंचेगी वो व्हाइट लाइट पहुंचेगी। तो सन हमें कैसा दिखाई पड़ेगा? व्हाइट दिखाई पड़ेगा, ठीक है। बल्कि शाम के टाइम क्या होता है, और मॉर्निंग के टाइम और शाम के टाइम क्या होता है, आपका ब्लू कलर स्कैटर्ड हो जाता है रास्ते में ही, ठीक है, मोस्ट ऑफ द ब्लू कंपोनेंट स्कैटर्ड हो जाता है, और हमको कैसा कलर दिखाई पड़ता है? रेडिश, बिकॉज रेड कलर का वेवलेंथ या रेड कलर का लाइट हम तक वहां पे पहुंच पाता है, ठीक है। अगर आपको और डिटेल में
इसकी नॉलेज लेनी हो तो प्लीज़ हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का आप लिंक जरूर चेक करें कमेंट सेक्शन में, उसको देखें, वहाँ हमने सब कुछ और डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो वाई डज द सन अपीयर वाइट एट नून, तो 1 मार्कर क्वेश्चन है, हमने फटाफट आपको समझा दिया। तो इसका सीधा सा जो आंसर है बच्चों, वो सीधा सा आंसर क्या है इसका, द लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड एट नून। ठीक है, दोपहर के टाइम लाइट कम से कम स्कैटर्ड होती है। अगर आप इतना ही लिख देंगे वहां पर तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन 2 मार्कर आता है तो आपको ये जो एग्जाम्पलर में हमने आपको डायग्राम बनाया हुआ है, एक तो ये वाला डायग्राम बनेगा, प्लस आपको ये थ्योरी लिखनी है। अगर ये 2 मार्कर में आता है तो 2 मार्कर में भी ये आ सकता है। आइए अगर देखें 2 मार्कर में आता है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे व्हेन द सन इज ओवरहेड एट द नून, दोपहर के टाइम जब सन हमारे जस्ट सर के ऊपर होता है, देन द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन हैज टू ट्रेवल अ रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस थ्रू द एटमॉस्फेयर टू रीच अस। उस टाइम सनलाइट को हम तक पहुंचने के लिए रिलेटिवली शॉर्टर, कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। रिलेटिवली का मतलब हमने किसी से कंपेयर किया, किससे कंपेयर किया है, हमने सन की होराइजन पे जब सन होता है उस पोजीशन से हमने कंपेयर किया है। तो दोपहर के टाइम रिलेटिवली ये देखिए कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है रादर देन जब वो मॉर्निंग में डिस्टेंस ट्रेवल करता है और इवनिंग में कौन, सनलाइट। ठीक है, ड्यूरिंग दिस शॉर्टर जर्नी ऑफ सनलाइट, इस छोटी सी जर्नी में क्या होता है, ओनली अ लिटिल ऑफ द ब्लू कलर ऑफ द व्हाइट लाइट इज स्कैटर्ड। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि ब्लू कलर स्कैटर्ड नहीं होता, होता है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन बहुत ही ना के बराबर होता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट रिमेन्स इन इट, अभी भी हमारा जो व्हाइट लाइट है, हमारा जो सन का लाइट आ रहा है उसमें ब्लू कलर का मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट अवेलेबल है। सिंस द लाइट कमिंग फ्रॉम द ओवरहेड सन मीन्स एट नून हैज ऑलमोस्ट ऑल द कंपोनेंट इन द राइट प्रोपोर्शन। अब जो लाइट आ रहा है नून के टाइम हमारे पास, हमारी आंखों पे जो लाइट सन का आ रहा है उसमें लाइट के ऑल द कंपोनेंट्स अवेलेबल है राइट प्रोपोर्शन में। जो 7 कलर हैं आपके, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, सब कुछ मौजूद है। इसलिए देयरफॉर द सन इन द स्काई ओवरहेड अपीयर्स व्हाइट टू अस। व्हाइट कब दिखाई पड़ेगा, जब 7 कलर्स आपके पास आएंगे तभी आपको व्हाइट वहां पे दिखाई पड़ेगा। ठीक है, 7 कलर्स का कलेक्शन क्या होता है, व्हाइट लाइट होता है। ओके, तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप 1 मार्कर 2 मार्कर दोनों के लिए आप इसको तैयार कर सकते हैं। इसी में क्वेश्चन घुमा के आ सकता है कि मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम आपको सन रेड क्यों दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो उस टाइम आपको आंसर कैसे लिखना है, उस टाइम आपको ये लिखना है कि भाई जब सन मॉर्निंग में और इवनिंग में होराइजन पे होता है तो उस टाइम सनलाइट को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, और सन को जब ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, सन को नहीं, सनलाइट को जब ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा तो लाइट का जो मोस्ट ऑफ द ब्लू कॉम्पोनेंट है वो रास्ते में ही स्कैटर्ड हो जाएगा इधर उधर। ठीक है, एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन करके रास्ते में ही स्कैटर्ड हो जाएगा, और हमारे पास कौन सा लाइट पहुंचेगा, कौन सा लाइट का कौन सा कंपोनेंट पहुंचेगा, रेड एंड ऑरेंज कंपोनेंट पहुंचेगा। इसलिए हमको सन रेडिश एंड ऑरेंज दिखाई पड़ता है, कब, मॉर्निंग और इवनिंग में। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बोथ अ स्फेरिकल मिरर एंड थिन स्फेरिकल लेंस हैव फोकल लेंथ ऑफ माइनस। देखो बच्चों, यहाँ इन्होंने फोकस करवाया क्वेश्चन पेपर में, यहाँ ब्रैकेट में माइनस डाल दिया, यानी कि -15 सेंटीमीटर आपको फोकल लेंथ दे रहा है। किसकी, स्फेरिकल मिरर की और स्फेरिकल लेंस की। कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ मिरर एंड लेंसेज आर दीज। 2 टाइप के स्फेरिकल मिरर आपने पढ़े हैं, कौन कौन से, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, करेक्ट। और यहाँ पर 2 टाइप के आपने लेंस पढ़े हुए, कौन कौन से, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है ना, तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि -15 नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती थी, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव। कॉन्वेक्स, सॉरी एक सेकेंड, देखिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, कॉनकेव मिरर और प्लस आपका कॉनकेव लेंस। ठीक है, दोनों की ही बच्चों फोकल लेंथ, दोनों की ही फोकल लेंथ, एफ का मतलब फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। फिर भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो मैं आपको दिखा सकता हूं। आइए पहले बात करते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर की। ठीक है, तो याद करिए बच्चों, कॉनकेव मिरर कुछ ऐसा होता था, ये तो सबको पता होगा, ये कॉनकेव मिरर है, करेक्ट, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सेस है, यहाँ पे इसका क्या है, पोल है। अब हम क्या करते थे, याद करिए, हम इन्फिनिटी से पैरेलल रेज लेके आते थे। ठीक है, तो पैरेलल रेज इन्फिनिटी से जब आती थी तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन, याद करिए, आफ्टर द रिफ्लेक्शन एक पॉइंट, यहाँ कहीं एक पॉइंट होता था इसकी प्रिंसिपल एक्सेस पे, यहाँ से पास करता था। ठीक है, इस पॉइंट को हमने क्या बोलता था, फोकस बोलते थे हम इस पॉइंट को। ठीक है, इन्फिनिटी से आती हुई रेज यानी कि प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आती हुई रेज जिस पॉइंट से पास करती थी उसी को हम क्या बोलते थे, फोकस बोलते थे। याद है, कॉनकेव मिरर है बच्चों, ये क्या है, ये कॉनकेव मिरर है। अब थोड़ा सा ध्यान दें, ये है आपका पोल। मिरर में हम लोग क्या करते थे, सभी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते थे, पोल से। अब देखो यहाँ से इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे रखा होगा। ठीक है, और सभी डिस्टेंस हम लोग कहाँ से मेजर करते थे, पोल से। तो याद करो हम लोग साइन कन्वेंशन कैसे पढ़ते थे कि रेज जिस डायरेक्शन में आ रही है उस डायरेक्शन के ऑपोजिट वाली लेंथ को हम लोग कैसा लेते थे, नेगेटिव लेते थे। ठीक है, तो रेज कहाँ से कहाँ आ रही है, लेफ्ट से राइट। अब आपको अगर
फोकस तक का डिस्टेंस नापना है तो आप पोल से कहाँ चलोगे, फोकस की तरफ। रे ऐसे आ रही है और आप फोकल लेंथ को कैसे मेजर कर रहे हो, पोल से फोकस की तरफ ऐसे। चेक करो ना, ये लेंथ आप मेजर कर रहे हो तो ये एफ है, इधर से पोल से आप ऐसे चल रहे हो, रे के आने की जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो, तो ये जो भी एफ होगा ये आपका एफ यहाँ पे 15 दिया हुआ है, तो ये जो 15 सेंटीमीटर यानी कि डिस्टेंस तो 15, बट इसका साइन कैसा लेंगे हम लोग, -15, क्योंकि रे जिधर आ रही है उसके जस्ट ऑपोजिट आप पोल से इसके डिस्टेंस मेजर कर रहे हो। किसकी, पोल से पॉइंट एफ की, यानी कि फोकस की डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो, तो -15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर हो गया ये। इसके बाद अगर हम आपको दिखाएं बच्चों कॉनकेव लेंस, ये देखिए कॉनकेव लेंस का जो नेचर होता था वो कैसा होता था, डाइवर्जिंग नेचर होता था, याद है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस होता था, ये ऑप्टिकल सेंटर होता था, और कॉनकेव लेंस में भी बच्चों यहाँ रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी से जो आती हुई रेज होती थी, ये देखिए इसको डाइवर्स कर देता था, ये ऐसे, ये पैरेलल आती हुई को ऐसे डाइवर्स कर देता था, याद होगा आपको, ये ऐसे। ठीक, और यहाँ पर अगर हम अपनी आइस रखें और इन दोनों रेस को अगर हम बैक ट्रेस करें, तो ये देखो इसको हम बैक ट्रेस करें और इसको भी अगर हम बैक ट्रेस करें, तो ये दोनों रेस हमें जिस पॉइंट से आते हुए नजर आती थी उसी पॉइंट को हम क्या बोलते थे, फोकस बोलते थे। सही है, अब चेक करिए, जैसे कि मिरर में बच्चों सभी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करी जाती हैं, पोल से, वैसे ही लेंस में सभी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करी जाती हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, रेज ऐसे आ रही है लेफ्ट टू राइट, और ऑप्टिकल सेंटर से आप फोकस की डिस्टेंस ऐसे मेजर करोगे। चेक करो, अगर ये 15 है, एफ से लेकर ओ का बीच का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो रेज तो आपकी ऐसी आ रही है, लेकिन आप ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे करके चल रहे हो, तो आप तो रे तो ऐसे आ रही है लेफ्ट टू राइट, और आप डिस्टेंस को राइट टू लेफ्ट मेजर कर रहे हो, तो यहाँ पे भी जो फोकल लेंथ होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो आपने देखा बच्चों, कॉनकेव मिरर हो या कॉनकेव लेंस हो, दोनों में ही आपकी फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव होती है। ओके, और इसी तरीके से आपका जो कॉन्वेक्स मिरर होगा या आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा, वहां पे फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ओके, आइए स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स मिरर भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरीके का होता था, ये कॉन्वेक्स मिरर, करेक्ट, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस थी, और यहाँ कहीं इसका आपका पोल होता था, करेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होता था कि देखिए ये पैरेलल रेज जब आती थी यहाँ सामने से, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जब पैरेलल रेज ऐसे करके आती थी तो ये आपका क्या है, ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर है, करेक्ट। तो कॉन्वेक्स मिरर का बच्चों ध्यान से चेक करिए, काम क्या होता था, रेस को रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्स कर देना, तो ये ऐसे इसको ऐसे डाइवर्स कर देता था, याद है, ये देखिए ये इसको ऐसे डाइवर्स कर देता था, याद है, ये आई और ये रिफ्लेक्ट हो गए ऐसे डाइवर्स हो गई, ये ऐसे फैल गई, करेक्ट। और यहाँ पे अगर हम अपनी आइस लगाते थे इधर, तो आइस क्या करती थी, ब्रेन हमारा ये वाली रे को बैक ट्रेस करता था, तो इसको हम अगर बैक ट्रेस करें और इसको अगर हम बैक ट्रेस करें, तो बच्चों ये दोनों जो रिफ्लेक्टिंग रेज हैं, ये रिफ्लेक्टिंग रे नंबर 1 और रिफ्लेक्टिंग रे नंबर 2, ये दोनों जहां पे मीट करती थी उस पॉइंट को हम क्या बोलते थे, फोकस। और फोकस की डिस्टेंस हम लोग अगर पोल से निकालें, तो अब हम लोग पोल से इधर चलेंगे, राइट में, ध्यान से चेक करो, पोल से हम लोग कहाँ चलेंगे, राइट में चलेंगे, याद है आपको। तो चेक करिए बच्चों, रेज भी कहाँ से कहाँ आ रही, रे की भी डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे की भी डायरेक्शन है, लेफ्ट टू राइट, और हम फोकस की डिस्टेंस निकाल रहे हैं पोल से लेफ्ट टू राइट, क्योंकि हमेशा पोल से चलना शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है, सभी डिस्टेंस पोल से निकाली जाती है, तो पोल से ऐसे चल गए हम लोग, बल्कि यहाँ पे क्या था, पोल से ऐसे चले, रे ऐसे जा रही थी, अब यहाँ पे रे लेफ्ट टू राइट जा रही हो, हम लोग पोल से फोकस की तरफ भी लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो यहाँ पर फोकल लेंथ कैसी होगी आपकी, पॉजिटिव। मान लो ये 15 दिया होता पोल से एफ के बीच की दूरी, तो हम लोग +15 सेंटीमीटर लेते, ठीक है, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर में आपकी जो फोकल लेंथ होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक, इसी तरीके से अगर हम आपको कॉन्वेक्स लेंस बना के दिखाएं, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, करेक्ट। अब कॉन्वेक्स लेंस की बच्चों कहानी क्या होती थी, वो इन्फिनिटी से आती हुई रेस को कन्वर्ज कर देता था एक पॉइंट पे, और उस पॉइंट को हम क्या बोलते थे, फोकस। तो ध्यान से चेक करिए, ये देखिए ये आफ्टर द रिफ्लेक्शन रेस को, ये रेस इन्फिनिटी से आ रही हैं, इन्फिनिटी से आती हुई रेस एक्स एक्सिस के लेंस के एक्सिस के पैरेलल होती हैं, तो ये देखिए ये रेज आ रही है इन्फिनिटी से, ये इसको ऐसे कन्वर्ट कर देता था आफ्टर द व्हाट, रिफ्रैक्शन। यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ है, यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ है, ये देखिए। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, अगर हम लोग फोकस की डिस्टेंस निकालेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, लेंस में सभी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से ली जाती हैं, तो आप चेक करो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की तरफ ऐसे चलोगे लेफ्ट टू राइट, आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, रेज भी लेफ्ट टू राइट आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर O से F के बीच की दूरी मान लीजिए 15 दी होती, तो उसको हम +15 सेंटीमीटर लेते, तो यहाँ पे भी फोकल लेंथ क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। कोई डाउट है बताइए। तो यहाँ पर मैंने सारे केस इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, बहुत डिस्कस किए, सभी बच्चे ध्यान से सुने, यही क्वेश्चन एग्जाम में सेम आ सकता है, सैंपल पेपर से ही घुमा के आ सकता है बच्चों। यहां पर उन्होंने आपको फोकल लेंथ कैसे दे दी, नेगेटिव, तो आंसर क्या आ गया आपका कि भाई ये कॉन्वेक्स मिरर भी आपका कॉनकेव है
और लेंस भी आपका कॉनकेव लेंस है, लेकिन यही एग्जाम में आपको क्या कर सकता है, फोकल लेंथ आपको +15 दे दे, +8 दे दे, +6 दे दे, कुछ भी दे दे, लेकिन फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो पक्का याद रखिएगा कि मिरर भी आपका कौन सा होगा, कॉन्वेक्स मिरर, और लेंस भी आपका कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस। ओके बच्चों, तो बहरहाल इस क्वेश्चन का आंसर तो आपका कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस था। ठीक है, तो कर लीजिए व्हाट टाइप ऑफ मिरर, तो आंसर इज द मिरर इज कॉनकेव मिरर, एंड व्हाट टाइप ऑफ लेंस, द लेंस इज कॉनकेव लेंस। ओके, नोट कर लीजिए। Now students, question number 6, the image formed by a concave mirror is observed to be real, inverted and larger than the object where is the object placed। वैसे तो सभी बच्चों को आता होगा ये, देखिए बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर हो आपके, कॉनकेव मिरर हो, लेंस हो कॉनकेव, कॉन्वेक्स कुछ भी हो, आपको सभी केस बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने, देखते ही आपको वहाँ पे पहचान जाना है। ठीक है, और ये तभी हो सकता है जब आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल किए हो, प्रैक्टिस की हो, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से सीखा हो, साइन कन्वेंशन सब सीखे हो। ठीक है, तो अगर आपने क्लास नहीं करी तो कमेंट सेक्शन में बार बार कह रहा हूँ, पिन कमेंट, आप पहले क्लास बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिए, क्लास भी, उसके बाद एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर की क्लास, दोनों क्लासेस हमने कराई, पहले पढ़ाया हुआ है, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की क्लास कराई हुई है। अगर आप भूल जाते हो, एक बार आप क्लास यहाँ से क्लास करके देखिए, आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पे हम बना लेते हैं क्या केस है, आपको एक बार हम दिखा देते हैं। वैसे तो सभी बच्चों को पता है कि ये प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होगा, फिर भी आइए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका पोल है बच्चों, और यहाँ कहीं आपका ये फोकस है, करेक्ट, और इतनी ही डिस्टेंस पे यहाँ आपके पास होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम हमने रख दिया AB, ये प्रिंसिपल एक्सेस पे वर्टिकली हमने ऐसे खड़ा किया हुआ है। अब ध्यान से चेक करिए, इस पॉइंट A की हम लोग इमेज बनाते हैं, याद है, तो यहाँ से एक रे तो हम प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल निकालते हैं, ये देखिए पैरेलल हमने निकाली, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन जो पैरेलल रे होती है वो कहाँ से पास करती है, फोकस से, तो ये देखिए यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा और ये पास करेगी आपके कहाँ से, फोकस से, करेक्ट। और दूसरी रे जो है स्टूडेंट्स, उसका निशाना हम लगाते हैं कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, याद है आपको, दूसरी रे का निशाना हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेते हैं। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से लें, आप दूसरी रे को निकाल के आप पोल पे भी गिरा सकते थे ऐसे, और ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ कहीं आती। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे निशाना ऐसे लगा रहा हूँ, ध्यान से करिए, ये ए जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के निशाने से ऐसे आ रही होगी, और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के निशाने से आती है वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन यहीं से पास कर जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये ऐसे यहाँ पे पास कर जाएगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ कहीं ये दोनों मीट करेंगी। ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग रे फर्स्ट है और ये रिफ्लेक्टिंग रे सेकेंड है, करेक्ट। तो ये देखिए बच्चों, पॉइंट ए की जो इमेज है ये यहाँ पे मिलेगी आपको A' पे। अब हमें प्रिंसिपल एक्सेस को और थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, और ये अगर A' है तो इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे B', करेक्ट। ये देखिए, अब एक बात बताइए, ये दोनों रेस आफ्टर द रिफ्लेक्शन सच में मीट कर रही हैं, तो ये इमेज कैसी है, रियल है, रियल एंड इन्वर्टेड है, ध्यान से चेक करिए, रियल एंड इन्वर्टेड है। मार्कर अगर ऐसा रखा था तो अब ऐसा दिखाई पड़ेगा आपको इसका इमेज, और रेस सच में मीट करें तो उसको हम स्क्रीन पे ले सकते हैं। स्क्रीन पे जिन इमेजेस को हम ले सकते हैं वो रियल इमेजेस होती हैं, रियल है, इन्वर्टेड है। ठीक है, और ऑब्वियसली ध्यान से चेक करो बच्चों, ऑब्जेक्ट ये रहा आपका AB, और इमेज देखिए ये बड़ी बन रही है, तो ये लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है हमारी इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा है। और उसके बाद जो पोजीशन है इमेज की वो क्या है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन्फिनिटी पे नहीं बन रही, कुछ लोग सोच रहे हैं इन्फिनिटी पे बन रही हो, ठीक है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, करेक्ट। तो बताइए यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट की लोकेशन कहाँ पर होनी चाहिए, तो जवाब है हमारे ऑब्जेक्ट की लोकेशन होनी चाहिए बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि इन्होंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि भाई हमको कॉनकेव मिरर से इमेज कैसी मिल जाए, रियल मिल जाए, इन्वर्टेड मिल जाए, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट मिल जाए। वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, तो आंसर इज ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, इजी है, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 के ही ऑप्शनल में और में आया हुआ था ये क्वेश्चन, तो मैं तो होता एग्जाम में तो यही वाला क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करता, वो वाला मैं नहीं करता। ये मेरे को बहुत इजी लग रहा है। कह रहा है कि नेम द पार्ट ऑफ द लेंस थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट पासेस विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन। कह रहा है लेंस के उस पार्ट का नाम बताइए जिस पार्ट से जब लाइट रे जाती है तो उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होता है, यानी कि वो अपने पाथ से इधर उधर नहीं भटकती है, यानी कि वो एक्चुअल में रिफ्रैक्शन तो होता है, क्योंकि रिफ्रैक्शन में दो चीज़ें होती हैं, तो डेविएशन होता है और साथ में उसकी स्पीड भी चेंज होती है।
तो उतना हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम आपको याद दिलाएं, डिटेल जिसको करना हो क्लास करे, उसमें 21 to 22 आवर्स की क्लास हमने ली हुई, मैं कई बार बोलता हूँ, बट बच्चे उसको देखते नहीं हैं। आप देखो, आपको मज़ा आएगा, ठीक है, पूरा पेपर आपसे चुटकियों में बन जाएगा। अभी भी टाइम है, क्लास कर लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई भी रे जाती थी, ये देखिए, ये रे 1 हमने आपको दिखाई है, ठीक है। तो इसमें कोई भी डिवीजन नहीं होता, ये ऐसे ही सीधे निकल जाती है, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो आपका और चाहे आपका कॉनकेव लेंस हो। तो ऑप्टिकल सेंटर ये ओ है आपका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ये एक्सिस है। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाली कोई भी रे डिविएट नहीं होती थी, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए अलॉन्ग द एक्सिस, ऐसे जाए, तो इसमें कोई भी डिवीजन नहीं होता है। तो लेंस का कौन सा पार्ट है जहाँ से रे जाती है तो उसमें कोई भी डिवीजन नहीं होता है? तो जवाब है ऑप्टिकल सेंटर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 7 लेने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ सोलेनॉइड जब हमने क्लास में पढ़ा था। अब जिनको नहीं पता सोलेनॉइड, तो आप ये समझो बच्चों, आप एक वायर ले लो, ठीक है। यहाँ पे कोई तार अगर अवेलेबल हो मेरे पास तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। रुकिए, यहाँ पे मेरे पास एक तार अवेलेबल है, तो मैं आपको यहाँ से लेके इसको दिखाता हूँ, ठीक है। 1 मिनट। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक वायर है और आवाज़ आ रही है आपको, ठीक है। तो ये जो तार है बच्चों, इसको जब हम ऐसे 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 कुछ ये स्प्रिंग टाइप का बनाते हैं तो इसको सोलेनॉइड बोलते हैं। इसका डायग्राम आपको ये मोड़ दिया ना हमने, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका सोलेनॉइड हो गया। ये कुछ इस तरीके का, शायद आपको दिख ना रहा हो, ये देखिए कुछ इस तरीके का, ये हो गया आपका सोलेनॉइड, याद है। और इस सोलेनॉइड के अंदर जब हम एक सॉफ्ट आयरन कोर रख देते थे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता था, वो बात अलग है। अब बहरहाल इस सोलेनॉइड में जब हम करंट फ्लो कराएंगे, यहाँ पे एक बैटरी लगा दीजिए, ये प्लस है, ये माइनस, फिर ये प्लस है, ये माइनस है, और ये की ऑन कर दिया आपने, ठीक है। तो इसमें जब करंट फ्लो करेगा, ठीक है, तो जब इसमें करंट फ्लो करता था तो ये सोलेनॉइड बार मैग्नेट जैसे बिहेव करता था। फटाफट मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, क्लॉक फेस रूल क्या होता है, सुनिए। तो क्लॉक फेस रूल क्या होता है? क्लॉक फेस रूल में जब करंट अगर क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, अगर करंट कहीं पे आपको क्लॉकवाइज, ये सब हमने क्लास में डिस्कस किया, करंट अगर क्लॉकवाइज किसी को, ये सर्कुलर लूप है कोई, करंट आई अगर इसमें क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है, तो आपको अपनी चारों उंगलियां लेनी है, ये चारों उंगलियां, इस चारों उंगलियां जो 4 फिंगर से, इनको आप कर्ल करिए करंट की डायरेक्शन में। थंब जिधर आ रहा हो वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होंगी, ठीक। तो ये देखिए, ये थंब अगर अंदर आ रहा है तो ये बनेगा आपका साउथ पोल, ठीक है। थंब अगर अंदर आ रहा है तो साउथ पोल। और अगर देखिए करंट आपका यहाँ पे क्लॉकवाइज है, यानी कि ये साउथ पोल होगा, पीछे नॉर्थ पोल होगा, ठीक। और करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज देखो जैसे घड़ी चलती है वो क्लॉकवाइज, करंट अगर क्लॉकवाइज है तो चारों उंगलियों को आप करंट की डायरेक्शन में रखिए। अंगूठा जिधर आ रहा है वो आपका, अंगूठा अगर अंदर जा रहा है तो साउथ पोल, अंगूठा अगर बाहर आ रहा है तो वो आपका नॉर्थ पोल बन जाएगा। वो क्यों होता है भैया, हम आपको बता रहे हैं, रुक जाइए। अब देखिए करंट यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो जब करंट एंटी क्लॉकवाइज चलेगा आपका, ठीक है, तो थंब कहाँ आ रहा है मेरा? बाहर। चारों उंगलियां करंट की डायरेक्शन में रखो तो थंब कहाँ आ रहा है? बाहर आ रहा है, यानी कि ये बनेगा आपका क्या? नॉर्थ पोल, ठीक है। तो याद रखिएगा आज के बाद, करंट अगर क्लॉकवाइज है किसी कॉइल में तो वो साउथ पोल बनेगा, और करंट अगर आपका कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका क्या बनेगा? नॉर्थ पोल, ठीक है। क्लॉकवाइज तो साउथ और एंटी क्लॉकवाइज तो वो बनेगा आपका नॉर्थ पोल, करेक्ट। ये बात समझ में आ गई। अब ऐसा हमने क्यों बोला? क्योंकि अगर हमारे पास कहीं पे बार मैग्नेट है तो ध्यान चेक करो बच्चों, ये देखिए नॉर्थ साउथ, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हैं और साउथ में क्या करती हैं? एंटर करती हैं। नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में एंटर करती हैं, इसीलिए तो नॉर्थ से निकलती हैं। मतलब ये करंट की डायरेक्शन में चारों उंगलियां रखी तो थंब बाहर आ रहा है। थंब बाहर आने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या आ रही है? बाहर आ रही है। बाहर कहाँ से आती है? नॉर्थ से, इसलिए नॉर्थ। अब यहाँ पे जब हमने चारों उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में रखा तो अंगूठा हमारा कहाँ जा रहा है? अंदर जा रहा है। अंदर जाने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है। अंदर कहाँ जाती है? साउथ पोल में, ठीक है। इसलिए हमने इसको क्या बोला? साउथ। और एक चीज़ तो अगर आप लोग को यही ना पता हो क्या, कि भैया अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो अपने चारों तरफ क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड। सोलेनॉइड में भी तो यही है, बस वायर को हमने ऐसे 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 मोड़ दिया। तो करंट कैरिंग वायर के ही तो बहुत सारे क्या है? लूप्स हैं यहाँ पे, ठीक है। जब भी वायर में करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड बनता है वायर के आसपास, ठीक है। तो अब सुनिए जरा, मान लीजिए कि कोई सोलेनॉइड है, ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा, ये ऐसा सोलेनॉइड है, ये ऐसा, अब बन नहीं पा रहा, आप समझ सकते हैं, ऐसे शेप का दिखाई पड़ेगा। और सुनो, ये जब आप पीछे से देख रहे हो, बहुत ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, पीछे से आप यहाँ से देख रहे हो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये सोलेनॉइड में बच्चों बहुत सारे ऐसे लूप्स होंगे। ये वाले लूप को देखो,
ऐसे खड़े हो जाओ, मेरी तरह आप खड़े हो जाओ। तो इस लूप में अगर आप पीछे से देख रहे हो, ध्यान से सुनो बच्चों, इसमें अगर आप पीछे से देख रहे हो तो करंट अगर क्लॉकवाइज चल रहा है, भाई करंट या तो ऐसे जा रहा होगा और या तो ऐसे जा रहा होगा। तो मान लो मेरी तरफ से खड़े हो, करंट कैसा जा रहा है क्लॉकवाइज, चलो ऐसा दिखा देता हूँ तुमको करंट, ठीक है, ये घुमा दिया हमने सोलेनॉइड को ऐसे। करंट अगर इसमें क्लॉकवाइज जा रहा है ऐसे, तो ये क्या बनेगा, सोलेनॉइड का ये वाला एंड क्या बनेगा, साउथ, ठीक, ये साउथ। और सामने से यदि कोई व्यक्ति देखेगा तो उसे यही करंट कैसा दिखाई पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। भाई चेक करो, तुम मेरे सामने खड़े जाओ, मुझे अगर क्लॉकवाइज कोई चीज दिखाई पड़े तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जब सामने से एंटी क्लॉकवाइज दिखाई पड़ेगा, अगर ये वाला एंड सोलेनॉइड का क्या बन रहा है, साउथ, तो सामने वाला एंड क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। यानी कि स्टूडेंट्स कुछ ऐसी स्थिति होगी, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे एंटर कर रही होंगी पीछे से, और मतलब ये हो जाएगा आपका नॉर्थ और ये हो जाएगा आपका साउथ, और निकल के ऐसे करके आ रही होंगी, ठीक। मैं दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बस यहाँ से आपको दिखाऊंगा, ये देखिए यहाँ पीछे से ऐसे एंटर कर रही होगी और यहाँ से ऐसे निकल के घूम के ऐसे आ रही होगी, ठीक है, ये हो गया, ठीक, ऐसा कुछ होगी स्थिति। ओके, अब सुन लो मेरी बात ध्यान से सुन लो, ये क्या किया गया है आपके यहाँ पे फिगर में, आपके फिगर में यहाँ पे कॉइल नंबर 1 लगी हुई है और यहाँ पे कॉइल नंबर 2 लगी हुई है। कॉइल नंबर 1 में देखो यहाँ बैटरी लगी हुई है और एक की लगी हुई है, के, ये की लगी हुई है। जैसे ही आप की ऑन करोगे इसमें करंट फ्लो करेगा, तो भैया ये सोलेनॉइड जैसा बिहेव करेगा। और सोलेनॉइड कैसा बिहेव करता है, एक बार मैग्नेट जैसा। तो लेट अस अज्यूम कि बच्चों यहाँ पे जब हम यहाँ एंड से देखते हैं, एक कॉइल को आप चेक करिए यहाँ से, तो यहाँ करंट अगर क्लॉकवाइज है तो ये वाला बनेगा आपका साउथ पोल, सही है, और ये बनेगा आपका क्या, नॉर्थ पोल। तो जैसे ही आप की को ऑन करोगे यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी, ठीक भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेंगी ना, ये ऐसे निकलेंगी और निकल के ऐसे करके घूम के ऐसे पीछे आएंगी। जिस टाइम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से निकलेंगी, बहुत ध्यान से सुनिए, सामने एक और कॉइल रखा हुआ है, लेकिन फर्स्ट कॉइल में तो करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन जैसे आप की ऑन करोगे तो करंट फ्लो कर जाएगा, ठीक है। जैसे करंट फ्लो कर जाएगा पल भर के लिए मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। जैसे ही करंट आप ऑफ करोगे, यहाँ पे की ऑफ करोगे, करंट की सप्लाई बंद होगी, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनना भी बंद हो जाएगी, क्योंकि जब करंट ही नहीं फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। सिर्फ जब कॉइल में करंट फ्लो करता है किसी, तभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है, ठीक है। यानी कि मैग्नेटिक में वो बार मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा सोलेनॉइड आपका, ठीक है। तो जैसे ही बच्चों आप यहाँ पे स्विच ऑन कर दो, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी और निकल के, बहुत ध्यान से चेक करिए, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये सामने वाला कॉइल नंबर 2, ठीक है। ये देखिए कॉइल नंबर 2 ये सामने रखा हुआ है और यहाँ पे था आपका कॉइल नंबर 1, ये कॉइल नंबर 1, कॉइल नंबर 2। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल के इसमें जाएंगी। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बच्चों दूसरे कॉइल में घुसती है ना ऐसे, तो हम क्या बोलते हैं, सुन लीजिए शब्दों को मेरे, हम बोलते हैं कि दूसरे वाले कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है। क्या लिंक हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है, ठीक है। तो कुछ स्थिति ऐसी होगी, ध्यान से चेक करिए, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनेंगी और ये इसमें देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे लिंक होंगी आपकी। तो हम बोलेंगे कि दूसरे कॉइल में क्या लिंक हो रहा है, फ्लक्स लिंक हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है, ठीक है। अब सुनो बच्चों, ये जो दूसरी कॉइल है, कॉइल नंबर 2, जब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करता है ना, तो इस कॉइल को पसंद नहीं आता है। सुन लीजिए, जैसे आपको नहीं पसंद आता, आपको हम बोलते हैं भैया पढ़ लो, पढ़ते नहीं हो तुम, क्योंकि कोई भी दुनिया की कोई भी स्पीशी हो, कहीं पे भी हो, कोई भी नेचुरल फिनोमेना हो, किसी को चेंज नहीं पसंद है। सुन लो, किसी को चेंज नहीं पसंद। जैसे अगर हम तुमको पढ़ने के लिए बोलेंगे ना, तो कुछ दिनों तक तुम अपोज करोगे, फिर उसके बाद शायद तुम उसी माहौल में ढल जाओ, पढ़ने लगो, लेकिन शुरू में तुम अपोज करोगे। ठीक उसी तरीके से जैसे ही कॉइल नंबर 2 में फ्लक्स लिंक करता है, तो हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है। क्या हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है, क्योंकि समय के गुजरने के हिसाब से इसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लिंक कर रही हैं। सुन लो, जब तक हमने यहाँ की ऑन नहीं करी थी, ये आपका सोलेनॉइड नहीं बना था, तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं निकल रही थी, तो इसमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक कर रही थी, 0। शुरू में इसमें कोई लाइन ही नहीं लिंक कर रही थी, तो शुरू में फ्लक्स कितना था, शुरू में फ्लक्स था 0। लेकिन जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, तुरंत ये 0 से 100 लाइंस इसमें चली गई, तो फ्लक्स हो गया कितना बच्चों, 100। अज्यूम कर लो यार, कितनी भी लाइंस गई मुझे क्या पता, 100 लाइंस लिंक हो गई। तो बताइए फ्लक्स में कितना चेंज आया, 100 माइनस 0, 100 का चेंज आया। ठीक है, फ्लक्स में 100 का चेंज आया। अब ये क्या चाहता है दूसरा वाला कॉइल, कि इसके फ्लक्स में चेंज ना आए, इसके फ्लक्स में चेंज ना आए। तो ये जो दूसरा वाला कॉइल चाहता है इसके फ्लक्स में चेंज ना आए। सुन लीजिए, कोई भी कॉइल फ्लक्स में चेंज को अपोज करता है बच्चों, कोई भी चीज हो दुनिया की, अगर उसके अंदर चेंज हो रहा होगा तो वो उसको अपोज करेगा। ठीक, तो ये वाला जो दूसरा कॉइल है फ्लक्स चेंज को अपोज करता है। अब फ्लक्स चेंज को अपोज करने का मतलब है, सुनो, पहले इसमें कितनी लाइंस लिंक हो रही थी इनिशियली, 0। तो ये चाहता है कि भैया 0 की 0 ही रहे, इसमें कोई भी लाइनें लिंक ना हो। तो 0 की 0 रहने के लिए, सुनो, ये क्या करता है, ये अपनी पूरी कोशिश करता है कि यहां से जो लाइनें आ रही हैं इनका क्या करे, ये अपोज करे। अब एक बात बताओ बच्चों, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे करके आ रही है, ठीक, तो ये वाला जो कॉइल है दूसरा वाला,
सेकंड कॉइल है ये, सेकंड कॉइल को देखो, पता है सेकंड कॉइल कैसे फ्लक्स, सेकंड कॉइल कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, सोचो सेकंड कॉइल में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन घुस रही है, तो इसको रोकने के लिए ये अपना ये वाला जो फेस है इसको पता है क्या बना लेगा, नॉर्थ बना लेगा। इसको क्या बना लेगा, नॉर्थ बना लेगा कि नहीं बना लेगा, क्योंकि नॉर्थ से फिर जब इसकी सेकंड कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जब निकलेंगी तभी तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसको पीछे ढकेलने की कोशिश करेगा। सुनो, ये इसको अपोज कर पाए चाहे ना कर पाए इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, कोशिश पूरी करेगा, ठीक है। अब सुनो, अगर ये जो सेकंड कॉइल है ये अगर इन फील्ड लाइंस को अपोज करना चाहता है तो ये सेकंड कॉइल यहां पे क्या बना देगा, सामने नॉर्थ। नॉर्थ बनाने के लिए ध्यान से करिए, करंट कैसा चलना चाहिए, करंट कैसा चलना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। चेक करो, इस कॉइल को मैं घुमा के तुम्हारे सामने ला रहा हूं ऐसे, अगर इसका मुंह यहां पे नॉर्थ बनना चाहिए, ये ऐसे, ये ठीक, तो ये क्या करेगा, ये करंट को कैसे चलाएगा, ये देखिए ये ऐसे थी, ये ऐसे दिखा रहा हूं, ये देखिए अंगूठा तभी तो बाहर आएगा जब एंटी क्लॉकवाइज चलाएगा। तो करंट पहले कैसे चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज। करंट कैसे चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहां शुरुआत में करंट कैसे चलेगी, इनिशियली करंट कैसे चलेगी इस कॉइल में, यहां सामने से देखने से एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चलने से ही ये वाला पोल इसका कैसा बनेगा, नॉर्थ, और नॉर्थ नॉर्थ को ही तो क्या करता है, रिपेल करता है। बात समझ में आई कि नहीं है। सुन लो, अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर ये करंट कैसे चलता है, भैया सुनो, ये जो सेकंड वाली कॉइल है ना इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, और ये सेकंड वाली कॉइल अपने इलेक्ट्रॉन्स को बोलता है, क्योंकि इस सेकंड कॉइल में जो भी चीजें अवेलेबल हैं करंट फ्लो कराने के लिए, क्या अवेलेबल है, करंट या तो आयंस की वजह से फ्लो होता है या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। सो सेकंड कॉइल कंडक्टर है, मान लो कॉपर की तार है, तो यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, तो ये कॉइल अपने इलेक्ट्रॉन्स को बोलता है कि भागो, दौड़ो, इस कॉइल में दौड़ना शुरू करो। दौड़ना ऐसे शुरू करो कि ये वाला पोल क्या बन जाए, नॉर्थ पोल। तो सोचो करंट चलेगी एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां चलेंगे, क्लॉकवाइज, क्योंकि हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट चलता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज चल रहे होंगे और करंट कहां चल रहा होगा, क्योंकि जो हमने क्लॉक फेज रूल पढ़ा है वो इलेक्ट्रॉन की दृष्टि से नहीं पढ़ा है, हमने करंट की दृष्टि से पढ़ा हुआ है वो, ठीक है, हमने करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है। तो करंट एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, तो इलेक्ट्रॉन पे आपको ध्यान नहीं देना, आप करंट को देखो, करंट एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, तो ये नॉर्थ पोल बन गया, सही है। अब एक बात बताइए बच्चों, क्या हुआ, सेकेंड कॉइल में बैटरी का कोई सोर्स नहीं है, सेकेंड कॉइल में कोई बैटरी नहीं लगी हुई है, उसके बावजूद भी इसमें करंट पैदा हो गया। चेक कर लीजिए, यहां आपने गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है बच्चों, ठीक है, और गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, करंट को डिटेक्ट करता है। अगर आपको नहीं पता है तो सुन लीजिए, गैल्वेनोमीटर को हम किसी भी सर्किट में सीरीज में लगाते हैं, और गैल्वेनोमीटर करंट मेजर नहीं करता है, ना, करंट कौन मेजर करता है, एमीटर, और गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट डिटेक्ट करता है, सिर्फ उसकी पहचान करता है कि करंट आया है सर्किट में कि नहीं आया है, ठीक है। तो अभी इसकी गैल्वेनोमीटर की सुई बच्चों अगर जीरो पे, इसकी निडल अगर जीरो पे, तो ये ठक से ऐसे सुई इधर चली जाएगी पल भर के लिए, ये ऐसे राइट में चली गई। अब सुन लीजिए, करंट सेकेंड कॉइल में तभी तक पैदा होगा जब तक इसमें फ्लक्स में चेंज होगा, जब तक इसमें फ्लक्स में चेंज होगा। सुनो, अगर तुमने की यहां से ऑन कर दी फर्स्ट कॉइल की, और ऑन करके तुम आराम से बैठे हुए हो, ऑन करके तुम आराम से बैठे रहो की को, पता है क्या होगा, एक बार तो गैल्वेनोमीटर की सुई ऐसा राइट में जाएगी, कुछ करंट आपको दिखाएगी, ठीक है, गैल्वेनोमीटर की सुई डिफ्लेक्ट कर रही, मतलब इस कॉइल में करंट पैदा हो रहा है, कॉइल नंबर 2 में, ठीक है, और पता है वो सुई फिर लौट के वापस जीरो पे आ जाएगी। सुन लो, अजीब सी बात है कि यहां से ऑन है बच्चों, और इसकी सुई लौट के वापस कहां पे आ गई, जीरो पे आ गई। इसका मतलब कि अब इस सेकंड कॉइल में करंट नहीं बन रहा है, मतलब करंट पल भर के लिए बनता है। पता है क्यों, सुन लो, जब तुमने इसकी की ऑन रखी तो भैया एक बात बताओ, सेकंड वाली कॉइल से कितनी लाइन लिंक कर रही थी, 0 से 100, अभी भी 100 लिंक कर रही है। क्यों, क्योंकि ये तो मैग्नेट बना हुआ है, जब तक इसमें करंट फ्लो करेगी तब तक ये फर्स्ट कॉइल बार मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा। तो इसमें से 100 लाइन निकल रही है और इसमें 100 लिंक हो रही है। की ऑन है, अभी भी इसमें करंट फ्लो कर रही है, अभी भी यहां से 100 लाइन निकल रही है और यहां पे 100 लिंक कर रही है। अभी भी हम बैठे हुए हैं, की ऑन है, अभी भी इसमें 100 लिंक हो रही है। क्या फ्लक्स में चेंज हो रहा है, नहीं। क्या फ्लक्स में चेंज हो रहा है, नहीं। याद रखिए, अगर सेकंड कॉइल में फ्लक्स में चेंज होगा तभी सेकंड कॉइल में करंट पैदा होगा, नहीं तो नहीं होगा बच्चों। शुरुआत में 0 से 100 हो गया था, चेक करो, यहां से 0 लाइन थी, पहले 0 लाइन लिंक कर 0 से 100 हो गया था, अब तो 100 100 100 100, आप थोड़ी देर के बाद चेक करोगे तब भी 100। इसलिए इसमें नो फ्लक्स चेंज तो नो करंट। फ्लक्स चेंज का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी लिंक करेंगे, क्या उसमें कोई चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा है, बात समझ नहीं। तो क्या हुआ, शुरू में सुई मोमेंटली इधर गई क्योंकि पल भर के लिए इसमें करंट पैदा हुआ। अब सुनो, सेकंड कॉइल में कितनी लाइन लिंक कर रही है, 100। अब सेकंड कॉइल क्या चाहता है बताओ, कि उससे 100 लाइन ही लिंक करती रहे,
और अगर तुमने 100 से कम किया, इसमें जो फील्ड लाइन लिंक कर रही है 100, अगर तुमने उनकी संख्या कम करी, फ्लक्स को फिर से चेंज किया, तो फिर से ये क्या करेगा, उसका अपोज करेगा और इसमें करंट पैदा होगी। तो आइए जरा देखते हैं, अगर हमने यहां से की को ऐसा निकाल लिया, जैसे ही हम की को बच्चों यहां से निकाल लेंगे, बहुत ध्यान से चेक करिए क्या होगा कि ये अब बार मैग्नेट जैसा बिहेव नहीं करेगा, ये सोलेनॉइड तो रहा नहीं, ठीक है, मतलब सोलेनॉइड तो है बट इसमें करंट नहीं फ्लो कर रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं बनाएगा। तो ये देखो वापस से बच्चों इसमें फ्लक्स लिंकेज कितना था, 100 था, अब 100 से वापस से इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज कितना हो जाएगा, 0। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए फ्लक्स में चेंज आया कि नहीं आया, आया भाई, 100 से फिर से हो गया 0, फिर से 100 का चेंज आया, लेकिन ये 100 का जो चेंज आया है इस बार पता है क्या है, सुनो, पिछली बार इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन घुस रही थी, इस बार इसमें से हट रही हैं। सुनो, इस बार पिछली बार इसमें से घुस रही थी, तो यहाँ देखो ये नॉर्थ था इसका, तो इसने भी अपना नॉर्थ बनाया, क्योंकि इसको घुसने से रोकना चाहता था, तो ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनाएगा, ऐसे बाहर, तो यहाँ पे ये नॉर्थ पोल बना लेगा। लेकिन इस बार जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल की जो इससे 100 लिंक हो रही थी वो खत्म हो रही, तो ये चाहता है ना खत्म हो, ये चाहता है ना खत्म हो, ना खत्म होने के लिए ये कॉइल क्या करेगा, अंदर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना लेगा बच्चों, 100 बनाने की कोशिश करेगा, बना पाए चाहे ना बना पाए, ठीक है। तो ये वाला जो सेकंड कॉइल है आपका इस टाइम, ये अपना ये वाला कौन सा पोल बना लेगा, साउथ पोल बना लेगा, क्योंकि साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती, एंटर करती। सोचो ना, जब तुमने इसको ऑफ किया तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉइल नंबर 1 की खत्म हो रही थी ना, 100 से कहां जा रही है, 0, तो इसमें लिंकेज खत्म हो रहा है, लेकिन ये चाहता है लिंकेज खत्म ना हो, 100 की 100 बनी रहे, तो ये अंदर की डायरेक्शन में बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अब अंदर की डायरेक्शन में अगर बनाएगा बच्चों, तो ध्यान से चेक करिए, पिछली बार इसने बनाया था अपना कैसा, नॉर्थ पोल, ये देखिए अंगूठा बाहर आना था, नॉर्थ पोल, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही थी, इनिशियली करंट एंटी क्लॉकवाइज थी। अब क्या होगा, जब हमने की अंदर से बाहर निकाल ली, तो अब ये क्या बनाएगा, साउथ पोल, अंगूठा अंदर जाना चाहिए, अगर अंगूठा अंदर जाना चाहिए तो करंट कैसी फ्लो करेगी, क्लॉकवाइज। तो अब फाइनली ये इनिशियली था, और फाइनली आपके पास करंट कैसी फ्लो करेगी, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। यानी कि बच्चों अब आपने यहां से की निकाल दी, पल भर के लिए गैल्वेनोमीटर की सुई पहले राइट में गई थी, अब 0 पे आ गई थी ना, क्योंकि 100 का 100 लिंक था, चेंज तो हो नहीं रहा था। अब जैसे ही चेंज हुआ 100 से फिर से 0 हो गया, तो ये अब लेफ्ट में जाएगी इसकी सुई गैल्वेनोमीटर की। मतलब गैल्वेनोमीटर कहना चाहता है हाँ भाई करंट तो पैदा हुआ है, लेकिन जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में पैदा हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं आई, इसलिए अब सुई लेफ्ट में जाती है ऐसे। और सुनो, अब तुम की निकाल के बैठे रहो, अब तुम की निकाल के बैठे रहो, वापस से गैल्वेनोमीटर की सुई कहाँ चली जाएगी, 0 पे, बस मोमेंटली ये लेफ्ट में आती है। क्यों, क्योंकि अब इससे फ्लक्स लिंकेज वापस से कितना हो गया, 0। पल भर के लिए इसने, इस कॉइल ने पूरी कोशिश कर दी थी कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड बना दे, 100। एक बार उसने सभी इलेक्ट्रॉन्स को ऐसा उल्टा दौड़ाया तो करंट ऐसा दौड़ा, और जितने पल भर के लिए करंट दौड़ा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब चले, तो उतनी देर के लिए गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाया। अब फिर से सारे इलेक्ट्रॉन बेचारे रुक गए, क्योंकि इसमें फ्लक्स लिंकेज अब वापस से कितना हो रहा है, 0, कोई चेंज तो हो नहीं रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो बस यानी कि जब तक फ्लक्स में चेंज होगा, जितने टाइम तक के लिए फ्लक्स में चेंज होगा, तभी तक इसमें करंट बनेगा। अब एक मजे की चीज देखिए, अगर हम इसकी की को ऑन करें, ऑफ करें, ऑन करें, ऑफ करें, तो लगातार 0 से 100, 100 से 0, 0 से 100, 100 से 0, तो आपका गैल्वेनोमीटर कैसे दिखाएगा, पहले 0 पे, पहले डिफ्लेक्शन राइट में, फिर 0 से होता हुआ लेफ्ट में, फिर राइट में, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट। इसका मतलब सेकंड कॉइल में जो करंट इंड्यूस हो रही है, इसको हम इंड्यूस करंट बोलते हैं बच्चों। ये जो बनती है सेकंड कॉइल में, इसको हम इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। कौन सी करंट, इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस का मतलब बिना टच किए हुए, ये कॉइल इसको टच वच नहीं करता है, तब भी इसमें करंट पैदा हो जाती है। इस फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट पैदा करना, किसकी वजह से, मैग्नेट की वजह से। क्या करके, इंडक्शन करके। इंडक्शन मतलब बिना टच किए हुए। तो इस फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं। जिन्होंने क्लास करी होगी उनको बहुत ही डिटेल में समझ में आया होगा। ऑब्वियसली बार बार मैं बोलता हूँ, क्लास करिए और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाली क्लास जरूर करें। तो अब बताइए बच्चों, क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं और इसका हम आंसर फटाफट आपको देते हैं। कह रहा है कि इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर देयर आर 2 कॉइल, वन ऑन अ नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल रॉड। तो एक प्लास्टिक की रॉड है, इसके ऊपर 2 कॉइल्स लगाई गई हैं। इनिशियली द की इज इंसर्टेड इन द, देखो नॉन कंडक्टिंग रॉड इसलिए लिया है कि भाई आप करंट जब सप्लाई करो तो कहीं रॉड में ना फ्लो करने लगे, है ना। अब प्रैक्टिकल कर रहे हो, यहाँ हैवी बैटरी लगा दी, तुम इसको रॉड को छू लोगे तो तुम्हें भी करंट लग सकता है, इसलिए रॉड को कैसा रखो, नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। तो इनिशियली द की इज नॉट इंसर्टेड इन द सर्किट। शुरुआत में की हमने
इंसर्ट नहीं करी तो इससे फ्लक्स लिंकेज कितना रहा होगा, 0। लेटर द की इज इंसर्टेड, जैसे ही हम यहाँ की इंसर्ट करेंगे तुरंत ही इसमें फ्लक्स लिंकेज 100 हो जाएगा और इसमें करंट पैदा होगा, जो कि करंट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, अकॉर्डिंग टू आवर अजम्पशन जो भी हमने माना है, ठीक है। कह रहा देन रिमूव शॉर्टली आफ्टर। देखो बच्चों, पहले की इंसर्ट भी करी गई, निकाल भी ली गई, तो जब इंसर्ट करे होगे तब भी करंट बना होगा, जब निकाले होगे तब भी करंट बना होगा। लेकिन जब इंसर्ट करी होगी तो अगर करंट जिस डायरेक्शन में बना होगा उसके जस्ट अपोजिट तब बनेगा जब तुम की को यहां से निकालोगे, ठीक है। तो कह रहा है कि व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस दैट कैन बी नोटेड फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर रीडिंग। गैल्वेनोमीटर रीडिंग से आप दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस कौन सी लेंगे? तो फर्स्ट मेरी जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि जब हमने की को डाला या निकाला तो उस टाइम गैल्वेनोमीटर मोमेंट्री मतलब पल भर के लिए मोमेंट्री डिफ्लेक्शन दिखाएगा। और सेकंड ऑब्जर्वेशन मेरी ये है कि जब हमने की को इंसर्ट किया था तो जो डिफ्लेक्शन है उसकी डायरेक्शन, और जब हमने की को निकाला तो जो डिफ्लेक्शन है उसकी डायरेक्शंस क्या होंगी, ऑपोजिट होंगी, क्योंकि करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, इंड्यूस करंट, ठीक है। तो देखिए यहां पर मैंने फर्स्ट और सेकंड आंसर ऑब्जर्वेशन लिखी हुई। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, देयर आर मोमेंट्री गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शंस दैट डाइज आउट शॉर्टली। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि शुरुआत में मोमेंट्री गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन है दैट डाइज आउट शॉर्टली, जो कि खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? तुमने की इंसर्ट करके बैठे हुए और फ्लक्स लिंकेज में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, ठीक है, तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, ठीक। अब निकाल दिया तुमने, निकाल के तुम बैठे हुए हो तो मोमेंट्री करंट आएगा, फिर डाइज आउट हो जाएगा, ठीक है। या तो भाई यहाँ से स्विच ऑन करते रहो, तब उसमें लगातार फ्लक्स में चेंजेस आते रहेंगे, उसमें लगातार करंट आपको गैल्वेनोमीटर दिखाएगा, बहरहाल। और सेकंड क्या है हमारे पास, द डिफ्लेक्शन आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जब हमने की इंसर्ट करी थी और बाहर निकाली थी तो दोनों ही कंडीशंस में जो दूसरी कॉइल है उसमें करंट की जो डायरेक्शन है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, वो अलग अलग होगी, इसलिए डिफ्लेक्शन यहाँ पे हमारे क्या आ रहे हैं, द डिफ्लेक्शंस आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन बाय व्हेन वी आर गोइंग टू इंसर्ट द की और रिमूविंग द की। ओके, तो कोई डाउट आई थिंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का भी एग्जांपल आ सकता है तो आप इसी क्वेश्चन को वहाँ जो भी मैंने समझाया बना के लिख सकते हैं। 2 मार्कर में आपको पूछ सकता है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। तो ये चीज़ है। और बार बार मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो पिन कॉमेंट चेक करें, जाके बच्चों क्लास करिए, कोई भी चैप्टर हो, चाहे वो लाइट रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो। तो बस आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा बच्चों, जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।